श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों के हमारे कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत हम एक श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं जिसमें कि छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं और किस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता, यहाँ के लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उसके बारे में, और यहाँ के जो कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और साथ ही जो हमारे भूले बिसरे नायक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार विशेषज्ञों के माध्यम से आपको उस बारे में अवगत भी करा रहे हैं। श्रोताओं, आज की जो कड़ी है इसमें हमारे साथ में है आचार्य रामेंद्र नाथ मिश्र जी। मिश्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मिश्र जी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में हिस्ट्री, इतिहास के क्षेत्र में एक अथॉरिटी हैं, एक बहुत जाना माना नाम है। वे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ में अनेक शोध पीठों में भी उन्होंने प्रमुख के रूप में काफी अच्छा योगदान दिया है, काम किया है। उन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वे हमारे साथ में हैं, आकाशवाणी के स्टूडियो में हैं। मिश्र जी, हम आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मिश्र जी, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम बात करें कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष और विद्रोह और संघर्ष किया गया, तो इसे मुख्य रूप से हम 3 कालखंडों में इसे बांट सकते हैं, इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला जो कालखंड है वो 1764 से लेकर 1857 तक का है, जब मुख्य रूप से जो जनजातीय संघर्ष ज्यादा हुए उस कालखंड में, और उसके बाद 1857 से लेकर 1920 तक का एक कालखंड है जब यहाँ पर एक राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, साथ में एक सामाजिक चेतना भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आई, देश भर में आई, और वही एक लहर जो पूरे राष्ट्रव्यापी थी उससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। और जो तीसरा कालखंड है वो 1920 से लेके 1947 तक का है, जब स्वतंत्रता संग्राम हमारा आगे बढ़ा और देश स्वतंत्रता की ओर उन्मुख हुआ। तो आज हम ये जो दूसरा कालखंड है 1857 से लेकर 1920 तक का, उसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो मिश्र जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो 1857 का जो महाविद्रोह था उसमें छत्तीसगढ़ किस तरह से शामिल हुआ, क्या भूमिका रही यहाँ पर छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। महानदी की घाटी में जी क्रांतिवीर नारायण सिंह जो सोना खान के जमींदार थे जी, उनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला था जी। और 57 की क्रांति के पूर्व 1856 में सोना खान में अकाल पड़ा था। उसको मैं एक प्रकार से भूख से उपजी क्रांति कहता हूँ। लोग में भूख पीड़ित त्रस्त थे, हाहाकार मचा हुआ था, बहुत से लोग भूख मर रहे थे। तो नारायण सिंह ने अनाज को निकाल के अपने पास का तो सर्वस्व लोगों में बंटवा ही दिया था और आसपास के जो व्यापारी थे उनको भी उन्होंने एक प्रकार से आग्रह किया था कि आप दे दीजिए, हम बाड़ी में वापस कर देंगे। पर ना देने के कारण या जैसा भी कई परिस्थितिवश गोदाम से अनाज निकाल करके लोगों में उन्होंने बंटवाया। तो माखन बनिया करके नाम आता है, तो या और लोगों का जो नाम आता है खरोद आसपास के क्षेत्रों में। तो अंग्रेजों को उन्होंने शिकायत की, तो अंग्रेजों ने उनको संबलपुर जाते हुए मार्ग में गिरफ्तार कर लिया था और रायपुर जेल में बंद रखा उनको। रायपुर जेल में जब नारायण सिंह बंद थे तो उस समय मेरठ क्रांति का प्रभाव सागर नर्मदा क्षेत्र से होते हुए रायपुर में भी इसका असर दिखाई देने लगा। तो जेल में जो सैनिक थे या सिपाही कह लीजिए, तो उन लोगों ने सोचा कि छत्तीसगढ़ में इस क्रांति को आगे बढ़ाने में हमको यही व्यक्ति जो है वो योग्य दिख रहे हैं। तो एक ऐसी आशंका या लोगों की में चर्चा है कि जेल की दीवार में सुरंग के माध्यम से
नारायण सिंह को बाहर जाने में इन लोगों ने सहयोग दिया। अपने साथियों के साथ नारायण सिंह सोना खान पहुंचे और सोना खान में 500 कट्टर समर्थकों के साथ सोना खान के चारों ओर बुर्ज या सुरक्षा का घेरा करके उनको मालूम था कि अंग्रेज निश्चित मुझ पर आक्रमण करेंगे, तो उन्होंने एक संघर्ष करने के लिए अपना तैयारी की कह सकते हैं। इधर अंग्रेजों को जब पता चला कि नारायण सिंह जेल से निकल गए हैं, तो वैसी स्थिति में फिर नेपियर, स्मिथ और ऐसे अंग्रेज अधिकारियों को सेना के साथ रवाना किया गया। तो सेना के साथ ये लोग खरोज, सीरनान इन सब क्षेत्रों से होते हुए सोना खान पहुंचे। और सोना खान में पहले दिन तो कह लीजिए कि नाला के पास जो संघर्ष हुआ उसमें नारायण सिंह की सेना सफल रही, किंतु बाद में दूसरे दिन, जैसे कि हर इस परिस्थितियों में हम देखते हैं कोई न कोई अपने बीच का व्यक्ति एक भेदक होता है, तो नारायण सिंह को जानकारी दी गई कि एक तरफ का बुर्ज जो है वो नहीं बन पाया है, या उसकी कमजोरी को उनके परिवार के लोगों ने देवरी के जमींदार महाराज साहब का नाम आता बता दिया, या कुछ जमींदारों से भी अंग्रेजों ने मदद ली। तो इस प्रकार से समय ले करके अंग्रेजों ने चारों तरफ से सोना खान को घेर लिया था। यहाँ पर क्या होता है कि कुर्रू पाट एक पहाड़ी है जो इनके देवता की वहाँ पूजा होती है हर साल, तो वहाँ रात में स्मिथ स्वयं लिखता है कि मैं रात भर बेचैन था, मैंने देखा कि पहाड़ी से मसाल लेकर के लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो बेचैनी में भी था। फिर दूसरे दिन जब संघर्ष हुआ तो उस स्थिति में अंग्रेजों ने अत्याचार ये किया कि गांव में आग लगा दी और बुजुर्गों को, बच्चों को उनको प्रताड़ित करना शुरू किया। तो नारायण सिंह अंग्रेजों से चर्चा करने के लिए पहाड़ी से नीचे आए, या कह लीजिए कि एक प्रकार से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात रायपुर जेल में भेज दिया गया। तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व का दायित्व है वह वीर नारायण सिंह ने अपने हाथों में लिया और रायपुर जेल में कहने के लिए तो अंग्रेजों ने नाम मात्र मुकदमा चलाया उनके ऊपर, और मुकदमा चला करके 10 दिसंबर को सुबह उषा काल को फांसी दे देगी जेल के समक्ष। तो नारायण सिंह ने इस आत्मसम्मान के लिए, छत्र का अस्मिता के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद के रूप में हमको क्रांतिवीर नारायण सिंह को स्मरण कर नमन करते हैं उनको। और उनका नाम नारायण सिंह था और उनको दीवान की पदवी थी, या उनके पूर्वज बिंजवार भी लिखा करते थे। तो वीर शब्द लेखकों ने जब लिखना शुरू किया तो वीर नारायण सिंह, हरि ठाकुर जी ने भी लिखा था वीर नारायण सिंह, तो एक हो गया था। मतलब उनके साहस को देखते हुए जो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दिखाया, तो एक तरह से वीर की उनको उपाधि दी गई। तो हमने फिर उसमें क्रांतिवीर शब्द का हम प्रयोग करते हैं कि क्रांति के नेतृत्व करता थे। तो इस ढंग से, और इतना निश्चित है कि जिस दिन उनको फांसी दी गई, रायपुर जेल के कैदियों ने भोजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उपवास जैसे रहा। और वहाँ जो सैनिकों और जनता के सामने फांसी दी गई थी, तो वहाँ एक सैनिकों का एक वर्ग था जिन्होंने संकल्प कर लिया कि हम इसका निश्चित रूप से बदला लेंगे। तो 18 जनवरी 1858 को रायपुर फौजी छावनी में, जो पुलिस परेड ग्राउंड आजकल कहलाता है, तो वहाँ हनुमान सिंह राजपूत नामक एक मैगजीन लश्कर ने 8 बजे रात में, जब अंग्रेज अधिकारी अपने कमरे में बैठा था सिडवेल, तो हाथ में तलवार लेकर के अंदर गए, उसके 2 टुकड़ा करके, जिस प्रकार से मंगल पांडे का मेरठ में शुरुआत हुई और सैनिकों को उन्होंने आह्वान किया, तो इन्होंने भी सैनिकों का आह्वान किया हनुमान सिंह जी ने, और 6 घंटे तक रायपुर की क्रांति चलती रही। और 6 घंटे के बाद में जब बाकी सैनिक लोग, अंग्रेज अधिकारी आ गए, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट था, उसने नेपियर को भेजा, या स्मिथ को जो अधिकारी थे, चारों तरफ से घेर लिया गया फौजी छावनी को। और उस स्थिति में 17 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। हनुमान सिंह राजपूत तो उनकी गिरफ्तारी में नहीं आ सके, उन पे 500 रुपये इनाम भी रखा अंग्रेजों ने। और उसके बाद में एक जानकारी भी मिलती है कि और इन 17 लोगों पे मुकदमा चला के 22 जनवरी 1858 को जैसे सुबह इन 17 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी, जिसमें मतलब हिंदू मुस्लिम सभी विचारधारा के समुदाय समाज के लोग थे। गाजी खां, मुल्लू, अब्दुल हयात, शिव गोविंद, इस प्रकार हम 17 लोगों का नाम, उन शहीदों का नाम हमको आता है। हनुमान सिंह ने एक कोशिश और की थी, वो ये था कि
राजकुमार कॉलेज में कुछ अंग्रेज अधिकारी जो रात्रि भर सोए हुए थे भयभीत होकर के, तो एक आक्रमण का प्रयास किया, पर चौकीदार जगने के कारण वो नहीं हो पाया सफल। और उसके बाद फिर हनुमान सिंह कहाँ गए ये जानकारी फिर लोगों को नहीं मिल पाई। मतलब वो जो उनका प्रयास था वो उस तरह से सफल नहीं हो पाया। नहीं हो पाया जी, लेकिन उन्होंने कोशिश की और उनके 17 साथियों ने जो शहादत दी, तो क्रांतिवीर नारायण सिंह और 17 साथियों को अगर लेके हम चलें तो हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में 18 लोगों ने शहादत दी थी उस समय। वैसे तो उस समय उदयपुर के राजकुमार जिसका काला बनिष्ठा जो हुआ था अंडमान निकोबार, या दक्षिण में उसका नाम जो 2-4 लोग आते जो चांदा की तरफ से आए थे, है ना, तो ये सब जो उल्लेख हम लोगों को मिलता है। पर ये 57 लेकिन ये इससे पता चलता है, जैसा आपने बताया, कि छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के जो वीर हैं उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे 1857 की जो क्रांति थी उसमें। लेकिन अंग्रेजों ने जो है वो किसी तरह से उसको दबा दिया और वो वैसे सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर है कि वो जो मशाल जली थी तो उसकी जो चिंगारी फैली, उससे देश में एक गौरव का भाव जगा, साथ में उसने आजादी की चाहत का बीजारोपण तो कर ही दिया देश के अंदर, और उसके बाद में एक राजनीतिक चेतना भी लोगों के भीतर जागृत हुई और लोगों को लगा कि अब हम स्वतंत्रता पा सकते हैं। उस क्रांति ने ये काम तो किया ही था कम से कम। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आपने 1857 की क्रांति और छत्तीसगढ़ के जो योगदान है, यहाँ की घटनाओं के बारे में हमें बड़े अच्छे से और विस्तार से बताया। इसके बाद में जो राजनीतिक चेतना जो देश भर में जगी, उसका जो प्रादुर्भाव हुआ, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा था। तो अब हमें राजनीतिक चेतना के बारे में बताइए कि किस तरह से अब यहाँ पर जो है वो नेता सामने आने शुरू हुए और लोगों को राजनीतिक तरीके से कैसे जागरूक किया गया, यहाँ पे छोटे छोटे संगठन बने होंगे, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसा कि आपने कहा, वास्तव में व्हिटलॉक नामक अधिकारी ने अंग्रेज कमिश्नर को सूचना दिया था कि अगर छत्तीसगढ़ में कहीं क्रांति फैल जाती तो आंध्रा और दक्षिण में फैल जाता और इसको बचाना मुश्किल हो जाता। कुछ समय के लिए, यानी अंगार में राख की परत की तरह एक पूरे देश में माहौल था, छत्तीसगढ़ में भी था। पर इस बीच में मैं ये पाता हूँ कि वास्तव में उस समय क्या था कि बीएमसी मिल के कारण से जो रेलवे लाइन बन रहा था, बिलासपुर कलकत्ता के बीच में जो रेलवे लाइन का निर्माण हो गया था, तो कुछ बंगाली परिवार के लोग जो थे वो बिलासपुर रायपुर में आए थे, तो उनके माध्यम से भी एक जागृति आती है, हम देखते हैं। और मैंने इस चीज़ को भी अन्वेषित किया था स्वामी आत्मानंद जी के साथ चर्चा करके, सत्य स्वरूपानंद जी से, कि स्वामी विवेकानंद 2 साल रायपुर में थे 1877 से 79 तक। तो वो हरिनाथ डे के, भूतनाथ डे के घर में रहते थे। प्रसंग उस बौद्धिक चेतना के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि हरिनाथ डे दुनिया के सबसे बड़े भाषाविदों में जाने जाते थे, 36 भाषा जानते थे, और बहुत अल्पायु में उनका निधन हो गया मलेरिया से। तो ये लॉर्ड कर्जन जैसे आदमी को कहना पड़ा था कि मैं सिर्फ 2.5 विद्वान हिंदुस्तान में जानता हूँ। तो हरिनाथ, तो कहने का मतलब है कि भूतनाथ डे और हरिनाथ डे परिवार जो था, जो भूतनाथ डे पहले वकील थे या सभासद रायपुर के, तो उस परिवार ने एक प्रकार से जागृति की, और वो समकालीन थे। काव्योपाध्याय हीरालाल भी उस समय शिक्षक थे, धमतरी में थे, रायपुर में, बिलासपुर वगैरह में, मतलब काफी शिक्षित और बौद्धिक लोग थे। वो जब यहाँ छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने यहाँ पर भी एक चेतना का प्रसार किया, और इनका एक संगठन भी बना, जैसा आपने कहा कि बिलासपुर में संगठन बना, और पुस्तकालय के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये संगठन सब बनते गया। और समाचार पत्रों की बात होती तो प्राचार्य करके चलने लगता है गाँव भर से। तो ये जो प्रसंग था, मतलब 1857 से 1900 तक की बात करें तो इस बीच में निश्चित रूप से राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, यद्यपि स्थापना ये ह्यूम के एकता में माध्यम अंतर्गत हुई थी, लेकिन वो लोगों को, बौद्धिक लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। और 1885 से 1920 के बीच में जितने भी अधिवेशन हुए उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी भाग लिया था। तो उनके भाग लेकर वापस आने के बाद में लोगों के बीच में गांव-गांव में चर्चा होती थी, तो एक राजनीतिक चेतना उसमें उत्पन्न हो। स्वाभाविक 1889 में रामचंद्र राव जो थे सबसे पहले व्यक्ति जो अधिवेशन में भाग लिए थे जाकर के,
तो ये सब प्रसंग आता है मतलब। जी, जी, जी। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि इसमें हर साल कांग्रेस का अधिवेशन में यहाँ के लोग जाते थे, वहां से आने के बाद में संचल में वो प्रकार से प्रभावित, क्योंकि तिलक युग था, इसलिए तिलक किससे प्रभावित लोग उस समय जाते थे। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि दो बातें हैं। पहली तो ये कि छत्तीसगढ़ में जो दूसरे अंचल, खास तौर से बंगाल से लोग आए, बंगाल से, वो मिथिला काफी से, शिक्षित महाराष्ट्र थे, से। बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध थे। महाराष्ट्र से लोग आए, तो उन्होंने यहाँ पर एक शिक्षा का और राजनीतिक चेतना का, बौद्धिक चेतना का यहाँ पर प्रसार किया, और फिर कांग्रेस की स्थापना हुई और अधिवेशन हुए, यहाँ से लोग जाते थे और फिर वो आके वहां पर जो चर्चाएं होती होंगी उसके बारे में यहाँ पे लोगों को बताते थे। श्रोताओं, रमेंद्र नाथ मिश्र जी के साथ हमारी चर्चा अगले अंक में भी जारी रहेगी। अगले अंक में हम मिश्र जी के साथ छत्तीसगढ़ में शुरू हुए राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।